सकाळी नहीं आता कैसे होगा? गुड इवनिंग एंड वेलकम टू योर लविंग चैनल जियो स्टडी। मैं हूं सर्वेश और आज हम एथिक्स के तीसरे लेक्चर में जा रहे हैं। अभी आप लोगों से मुझे ढेर सारा प्यार मिल रहा है, ढेर सारे प्यार से मैं और उत्साहित हूँ और आपकी सहायता करने का प्रयास कर रहा हूँ एज आपके बड़े भाई होने के नाते। ठीक है, तो ऐसे ही कमेंट्स करते रहें, मेरा उत्साहवर्धन करते रहें। आप लोग जो भी कोई उसमें कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में वो कमेंट सेक्शन में दें, मैं ज़रूर उसका पर्सनली जवाब दूंगा। आप लोग चाहें तो अपने आंसर लिख के भी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, मैं उनको भी पर्सनली देखूंगा। आज जो हमने टॉपिक उठाया वो है केस स्टडी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को केस स्टडी में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है कि केस स्टडी कैसे लिखें। ठीक है, तो अब देखिए केस स्टडी आईएएस या यूपीएससी और पीसीएस दोनों में है। ठीक है, पर आईएएस की जो केस स्टडी हम देखें तो पूरा सेक्शन बी खंडबा जो है वो पूरा केस स्टडी पर ही है, पूरा केस स्टडी मिलेगी वहां पे। पर पीसीएस में अभी हम देखें तो यह भी आपको पता है कि 8 नंबर और 12 नंबर के क्वेश्चन में हमारा पेपर डिवाइडेड है, 8 और 12 नंबर में। और अभी जो पीसीएस में 2018 हुआ था उसमें एक केस स्टडी जो है वो आपको थी 8 नंबर में, एक, और 2 केस स्टडी थी जहां तक मुझे याद आ रहा है वो थी आपके 12-12। तो इस तरीके से 32 नंबर की केस स्टडी थी आएगी। ठीक है ना, तो ये आप समझ लीजिए मोटा मोटी, पर ये आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए केस स्टडी मुझे नहीं लगता है कि जो 5000 बच्चे क्वालिफाई करके जाएंगे और सीरियस ही होंगे, और दूसरी बात जो प्रीलिम्स निकाला है तो उन्होंने जो है सीरियस ही हैं सभी लोग, तो कोई केस स्टडी छोड़ आता होगा या नहीं लिखता होगा। लेकिन केस स्टडी लिखना और अच्छी केस स्टडी लिखना ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। दूसरी बात, आपको लॉकडाउन का समय मिला है, ये बहुत जाहिर सी बात है कि कठिन समय है, हम सबके लिए कठिन समय है, लेकिन इसमें एक अवसर छुपा है। आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हो और वो स्किल भी डेवलप कर सकते हो जो कि सामान्यतः आसानी से 15-60 दिनों में डेवलप नहीं होती है ना। तो इसका समय का भरपूर उपयोग करिए। जो मैं आपको बात बताऊंगा वो सुनने में तो बहुत आसान है, लेकिन उनको डेवलप करना कठिन काम है। जैसे हम सबको पता है कि जिम में जाएंगे तो बॉडी बनेगी, ठीक, लेकिन कौन रेगुलरली जा पाता है ये बिल्कुल अलग बात है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधे अपने लेक्चर पे आते हैं। ठीक है, कि केस स्टडी में क्या चीजें की जाती हैं और क्या नहीं की जाती हैं। ठीक, अब ये बात तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ कि केस सबसे पहले केस स्टडी को आप ढंग से 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए वगैरह वगैरह, क्योंकि ये सब आप लोग जानते हैं, सब मैच्योर बच्चे हैं आप लोग, और प्रीलिम्स क्वालिफाई करके पहुंचते हो। हाँ, जो बच्चे ऐसे बच्चे भी देख रहे हैं जो तैयारी स्टार्ट की है, उनके लिए जरूर के केस स्टडी को पहले अच्छे तरीके से पढ़ें। बाकी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए पहले केस स्टडी कैसे अच्छी की जाएगी उसके लिए कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो केस स्टडी है वो क्यों है कि जो एथिक्स का पेपर आपको जो दिया गया है उसमें जो बातें दी गई हैं, जैसे वैल्यूज है, एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, सिविल सेवा में मूल्य हैं, ठीक है, इसके अलावा और भी जो क्या बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस है या वगैरह वगैरह टॉपिक हैं, वो सारे के विषयों में जानकारी और प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इस चीज को आप कहाँ से पकड़ेंगे। जो सिलेबस है उस सिलेबस में एक छोटी सी बात लिखी है, लिखा है दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच टू इश्यू रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी, probity in public life and his problem solving approach to various issues and conflicts faced by him in dealing with society. Question may utilize the case study approach to determine these aspects. मतलब हिंदी में कहें तो हम कि इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवार की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिव्यक्ति तथा उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार विचार
विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्रों में किसी केस स्टडी को भी चुना जा सकता है। तो कहने का मतलब बहुत स्पष्ट है कि थोड़ा सा बोरियत भरा भले ही लगा हो, लेकिन बहुत स्पष्ट है कि आपके सिलेबस में ये कहा गया है कि केस स्टडी का उपयोग क्यों किया जाएगा, कि जो एथिक्स में जो चीज़ें डेवलप होना चाहिए एक प्रशासनिक अधिकारी में, वो चीज़ इन केस स्टडीज के माध्यम से आपसे पूछी जाएगी, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अभी आप लोग केस स्टडी लिखते रहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि सबसे पहले जो भी आपका सिलेबस डिफाइन किया है उसमें हर टॉपिक पर एटलीस्ट 50 शब्द आपको पता होना चाहिए। जैसे वहां पर अंतरात्मा लिखा हुआ है, ठीक है, तो अंतरात्मा पर आपको 50 शब्द पता होना चाहिए कि क्या होती है अंतरात्मा। वहां पर मूल्य या वैल्यू लिखा हुआ है, तो कम से कम 50 शब्द आपको वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। सिविल सेवा में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी या सत्यनिष्ठा पर 50 शब्द आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसका लाभ क्या होगा? देखिए, केस स्टडी ये जो है भले ही कोई पर्यावरण से संबंधित बनाई है, लेकिन वहां पर हमको एथिक्स के संदर्भ में उस केस स्टडी को देखना है। तो सबसे पहले तो आप अब जब केस स्टडी लिखें तो आप जो संबंधित शब्दावली है उसका भरपूर मतलब इस्तेमाल करिए। जो भी आपके सिलेबस में शब्दावलियां दी हैं, आपको लगता है इस केस स्टडी में आता है, तो उस शब्दावली का इस्तेमाल करिए, ठीक है। जैसे तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि यूज टर्मिनोलॉजी, ठीक है, कि आपको जो है जो एथिक्स की शब्दावली है, स्पेसिफिक शब्दावली है, वो आप अपने उत्तर लेखन में इस्तेमाल करें, ठीक। पहली बात, पहले हम जनरल बात करेंगे, देन फिर एक एक केस स्टडी उठा के बात करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि भाई आप पहले पूरा सिलेबस के बारे में एटलीस्ट 50 शब्द हर एक चीज पर जानते हो कि क्या चीज क्या है, सेवा भाव क्या है, ठीक है ना, करुणा क्या है, वगैरह वगैरह। उसके बाद देखिए, यदि किसी केस स्टडी में आपको ऐसी जगह मिलती है जहां आपके संविधान के फंडामेंटल राइट, आपकी संविधान की फंडामेंटल ड्यूटी, आपके संविधान के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यदि वो मौका मिलता है तो उनको इस्तेमाल करने में आप बिल्कुल भी चूकेंगे नहीं, ठीक है ना। तो यानी कि मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इनका इस्तेमाल करेंगे। तीसरा, कुछ ऐसे मुद्दे हो जाते हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये साल भर में आप जब जीएस के पेपर 2 की तैयारी करेंगे तो वो आ ही जाते हैं आपके नज़र में। और कई बार क्या होता है कि उसी से संबंधित केस स्टडी उठा करके सीधे रख दी जाती है। यूपीएससी में तो ऐसा कई बार होता है, पीसीएस में ऐसा नहीं भी हुआ तो फॉलो करेगा यूपीएससी को ही, ठीक है। तो आपको जो जजमेंट्स हैं, जो बीच बीच में जजमेंट्स आते हैं न्यायालय द्वारा, यदि आपको संबंधित केस स्टडी में कोई याद आ रहा है तो उसका उल्लेख करने में बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा, उसका भरपूर उपयोग कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में ये निर्णय दिया था और उसके अनुरूप मैं ये कदम उठाऊं, ठीक है। हम ये सारी बातें केस स्टडी में देखेंगे आगे जब हम उठाएंगे। देन उसके बाद आप क्या करेंगे कि कुछ एक्ट्स को आपको याद कर लेना है, मतलब पूरे एक्ट्स याद नहीं करना है कि उनका एक एक सेक्शन और सारी चीजें आर्टिकल वगैरह याद है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। एटलीस्ट उसका जो मर्म है वो मर्म आपको पता हो, ठीक है। कौन कौन से, भाई जैसे मान लीजिए कार्यस्थल पर यौन शोषण, इसके संबंध में कानून बना, तो कार्यस्थल पर यौन शोषण के
विषय में आपने पढ़ा ही होगा, पॉलिटी में, करंट अफेयर्स में थोड़ा बहुत पढ़ते ही हो, तो उसका मर्म जो है आपको पता होना चाहिए कि उसका मूल भाव क्या है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक केस स्टडी आई थी मे बी 2017 में, मे बी यूपीएससी में। उसमें यह कहा गया था कि एक व्यक्ति है जो किसी कंपनी में है और उसके होने से कंपनी को बहुत अधिक लाभ हो रहा है और उसकी कंपनी में उसकी नेतृत्व में कंपनी का बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है, लेकिन जो महिलाओं के प्रति उसका व्यवहार है वो नकारात्मक है, उनके साथ अश्लील हरकतें करता है, इनको अश्लील एसएमएस करता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है, एक महिला आती है आपके पास शिकायत लेकर के, वो इस्तीफा दे रही है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई ऐसा इशू आए जिसको हमारे संविधान और उसके तहत बने विधान में किसी प्रकार की सहिष्णुता दी नहीं है, नॉन टॉलरेंट माना गया है, उसको टॉलरेंस है ही नहीं उसके लिए किसी प्रकार की, उसमें जो आपका लास्ट जजमेंट हो वो जो है यही होना चाहिए कि उसमें हम उसको सजा का भोगी मानेंगे यदि सारे सबूत उसके खिलाफ जाते हैं तो। ठीक है ना। कि यदि महिला ने शिकायत कर दी है और महिला इस्तीफे देने जा रही है, तो बातचीत करने के पश्चात अंतिम विकल्प क्या होगा कि हम जो ये कोशिश करें कि जो कार्यस्थल पर यौन दुर्व्यवहार के तहत जिस भी सेक्शन में वो आता है उसके तहत उसको सजा दी जाए। तो आप कुछ एक्ट्स याद कर लें की भावना एटलीस्ट याद कर लें, जैसे जो आपका पर्यावरण संबंधी कानून है। ठीक है, मैंने कार्यस्थल पर यौन शोषण की बात की, इससे संबंधित कानून है। ठीक, इसके अलावा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट बन चुका है, उसको जान लीजिए। थोड़ा बहुत मूल भावों को जानना है, रटना नहीं है उनको। ठीक है, मानव अधिकार अधिनियम हमारे देश में बन चुका है, उसकी कुछ मोटी मोटी बातों को जान लीजिए। इसके अलावा SC/ST एक्ट, आपके देश में SC/ST एक्ट बना हुआ है, उसको एटलीस्ट आप लोग जान लीजिए मोटा मोटे, और विद डेट्स कब वो आए ये भी जान लीजिए। या यूं कह ले, यहाँ पर आपकी जो प्री की नॉलेज है वो थोड़ी सी काम में आएगी। आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट आप ये लिख सकते हैं कि उसकी भावना के अनुरूप आपको समझ में आ गया कि भाई ये जो केस स्टडी है उसका बेसिक इश्यू ये है कि महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार हो रहा है या उनके साथ अश्लील हरकतें हो रही हैं। तो आपको जब ये समझ में आ गया तो आपको ये पता पड़ गया कि भाई इसके संबंध में मोटा मोटी ये एक्ट है, तो वहां पर उसका आप उल्लेख कर सकते हैं कि उस सेंस में मैं ये कार्रवाई करूंगा। तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि आप प्रशासन के लिए अनुकूल व्यक्ति माने जाएंगे और इसका एग्जामिनर पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा कि हाँ कि इस व्यक्ति को नॉलेज है। इसके बाद अब आ जाते हैं केस स्टडी। मतलब ये तो आपको, अच्छा ये एक दिन में विकास नहीं हो जाएगा, इसका धीरे धीरे ही विकास होगा। इसके अलावा आप बखूबी जो समस्या से संबंधित, खासतौर पर दीनहीन वंचितों से संबंधित गांधी जी के कुछ कोट्स हैं, उनके कुछ विचार हैं, या और भी किसी के स्वामी विवेकानंद के, अब्राहम लिंकन का, या वगैरह वगैरह किसी के भी, उनके विचारों को भी आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए विचारों में आप गांधी जी को तो अच्छी तरह पढ़ लीजिए। अब गांधी जी के विचार में मान लीजिए गांधी जी का जंतर, गांधी जी का जंतर हो गया, गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत हो गया। होता क्या है कि जब आप कोई तर्क लिखते हो और ये कहते हो कि मेरा ये तर्क जो है गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत के अनुकूल है, बस इतना ही लिखना है, एक्सप्लेन नहीं करना ना, इतनी जगह है आपके पास, तो आपकी बात को एक महान व्यक्ति के विचारों से बल मिलता है। आप ये बता पाते हो कि मैं इस महान व्यक्ति के विचारों से परिचित हूं। और मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि मेंस आंसर राइटिंग जो है वो एग्जाम हॉल में क्या जो आप लिख के आते हो उसी से आपका चरित्र डिफाइन होता है, जो भी आपका कैरेक्टर है। आप कैसे भी हो, जो कॉपी में लिखा होगा वही आपका
कैरेक्टर एग्जामिनर के पास जाएगा। तो जो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी से एग्जामिनर को अपनी ओर आकर्षित अट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, ताकि वो आपको नंबर दे। अब ये चीजें जो मैंने बताई हैं आपको, ये तो आपके धीरे धीरे विकसित होंगी, ठीक है। लेकिन इसमें भी पहली चीज जो मैंने बताई, यूज टर्मिनोलॉजी, ये करने में कोई आपको दिक्कत नहीं है। कारण क्या है इसका, क्योंकि इससे आपका तो पूरा सिलेबस एक बार में तैयार हो गया। प्लस जितने भी आप देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे अंतर करिए, पहले उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे कि अभिव्यक्ति और मूल्य में अंतर करिए, अभिव्यक्ति और मूल्य में अंतर। इसी प्रकार अभिव्यक्ति और मत में अंतर। इस तरीके के प्रश्न आएंगे, या बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे, अंतरात्मा, सत्यनिष्ठा, इन पर आपको 50-50 शब्द लिखना है। तो आपके वो प्रश्न अपने आप तैयार हो जाएंगे। इनको भी तैयार करने के दौरान एक चीज याद रखिएगा, एटलीस्ट एक ऐसा उदाहरण, जब भी कोई परिभाषा या कोई चीज आप याद करें, सपोज दैट आप अंतरात्मा या करुणा या सत्यनिष्ठा, ठीक है, या ईमानदारी, इस पर 50 शब्द तैयार कर रहे हैं, तो इसके साथ 50 शब्द तैयार करने के साथ उसमें एक उदाहरण जो आपके सामान्य जीवन से हो वो तैयार कर लीजिए, और एटलीस्ट एक उदाहरण जो कि कोई प्रशासनिक किसी बिंदु से संबंधित हो, या किसी प्रशासक को आप समझते हो कि उसने एक कार्य किया। मुझे याद आ रहा है कि शायद एग्जैक्ट प्लेस तो याद नहीं है, लेकिन मैंने अखबार में पढ़ा था, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, मिल जाएगी वो क्लिप, कि एक जगह मिड डे मील में कोई दलित महिला भोजन बना रही थी, तो गांव के बच्चों के माता पिता ने मना कर दिया कि भोजन हमारे बच्चे नहीं खाएंगे, और फिर जो कलेक्टर थे वो वहाँ गया और उन्होंने वो खाना खाया। तो एक प्रकार का क्या है, परसुएशन है, उन्होंने एक अच्छा मैसेज देना है समाज को कि सब लोग बराबर हैं, सभी लोग समान हैं। तो ये कलेक्टर साहब ने किया। तो इस तरीके से आप भी कोई जनरल कोई एग्जाम्पल आपको देना है तो वहाँ पर ये ले सकते हैं। सातवें जो भी आपके महान विचारक है सिलेबस में, आपके वेस्टर्न थिंकर्स एंड इंडियन थिंकर्स, उनके जीवन में कोई उनका ऐसा कार्य हो या कोई घटना हो जो आपको लगता है कि यहाँ सूट करता है, उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो पहला वाला तो आप बहुत आराम से करते हो। सेकंड वन, ये आपको भाई पेपर 2 में वैसे ही पढ़ना है, पेपर 2 में वैसे ही पढ़ना है इसको। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं आएगा तो इनमें से कुछ ना कुछ जरूर आ जाएगा, है ना। पिछली बार में देखिए आप समता का अधिकार सीधे तौर पर आ गया था, तो पेपर 2 हो गया। ये थोड़ा कठिन काम हो सकता है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो कि जो न्यायालय के जो जजमेंट्स आ रहे हैं, कम से कम ऐसे जजमेंट्स को अपने ध्यान में रखो जो उस साल आए हैं, तो ये करंट इश्यूज में हो जाएंगे और आपके पेपर 2 में फिर काम आएंगे, पेपर 2 में भी काम आएंगे, और मे बी मान लीजिए समाज से संबंधित है तो पेपर 1 में काम आएंगे। ठीक है ना। तो इसके बाद ये भी थोड़ा थोड़ा आपके आंसर को एनहांस करते, तो धीरे धीरे इसको भी करिए। विचार धीरे धीरे आपको डेवलप करना है, क्योंकि इस बार तो विचारों से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा गया यूपीपीसीएस में 2018 में, लेकिन आगे जरूर इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये तो वो बातें हुई जिनको आपको अपने अंदर डेवलप करना है। ठीक है। इसके बाद अब हम केस स्टडी सॉल्व कैसे करेंगे इस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।